माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। यूपी में माफिया राज के एक युग का अंत हो गया है। माफियाओं की हेडलिस्ट में एक ऐसा नाम जिसमें 90 के दशक में गदर मचा रखा था। आतंक ऐसा कि पुलिस भी उस पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचती थी। कभी वो खुली जीप में घूमता तो कभी मूंछों पर ताव देकर निकलता। गुंडा टैक्स, रंगदारी, ठेका टैक्स उसकी आय का जरिया था। राजनीति में वो कभी हारा नहीं। बड़े बड़े राजनेता उसके आगे नतमस्तक हो जाते थे। आखिर होते भी क्यों ना, क्योंकि पूर्वांचल में वो जीत की गारंटी था। ये नाम है डॉन मुख्तार अंसारी का, जिसकी बांदा के मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई है। इस मामले पर ही आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। कोई उसे बाहुबली कहता था, कोई उसे रॉबिन हुड कहता था। पुलिस की नजर में वो एक अपराधी था। उसके इलाके के लोगों की नजरों में लंबे समय तक वो माननीय सांसद रहा। उसकी पहचान एक देशभक्त नाना के पोते के तौर पर भी थी। उसकी पहचान देश के उपराष्ट्रपति के भतीजे के तौर पर भी थी। नाम मुख्तार अंसारी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अपराध की दुनिया में डर का दूसरा नाम मुख्तार अंसारी, जिसकी डॉन बनने की कहानी की शुरुआत 1988 से होती है। मंडी परिषद के ठेकेदारी के झगड़े में सचिदानंद राय की हत्या हुई और पहली बार उसका नाम पुलिस फाइल में आया। बात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली की करें तो 1988 कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या, 1990 माफिया ब्रजेश सिंह से दुश्मनी, 1990 सरकारी ठेकों पर कब्जे की जंग, 1991 पुलिस ने मुख्तार को गिरफ्तार किया, 1991 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार, 1991 शराब और सरकारी ठेकों पर कब्जा, 1996 एसएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला, 1996 विधायक बनकर ब्रजेश सिंह पर हमले तेज, 1997 पूर्वांचल के कोयला व्यवसायी रूंगटा का अपहरण, 2002 ब्रजेश सिंह ने मुख्तार पर हमला करवाया, 2002 मुख्तार के 3 लोग मारे गए, ब्रजेश सिंह घायल। 2002 पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बना मुख्तार। मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली, 60 से ज्यादा आपराधिक मामले, करीब 20 मामले कोर्ट में विचाराधीन, 23 थानों में दर्ज मुकदमे, गैंगस्टर एक्ट में 10 मामले, कृष्णानंद राय हत्याकांड, राजेंद्र सिंह हत्याकांड, वशिष्ठ तिवारी हत्याकांड, कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड, अजय प्रकाश सिंह हत्याकांड, गवाह और गनर हत्याकांड। माफिया मुख्तार अंसारी नहीं रहा। उन लोगों के घर के दीपक जल रहे हैं जिनके घर मुख्तार ने उजाड़े। वो माताएं मुस्कुरा रही हैं जिनके सुहाग मुख्तार ने उजाड़े। वो बहनें खुश हैं जिनका भाई उनसे छीन लिया गया। वो परिजन खुश हैं। मुख्तार अंसारी की कहानी अब हमेशा के लिए खत्म हो गई और खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में अपराध का वो भयावह मंजर, जिसकी खून से सियासी तकदीर लिखी जाती थी। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नाम जो पूर्वांचल की जमीन पर खौफ का दूसरा नाम था। यहां तक कि जिस रास्ते से मुख्तार अंसारी गुजरता था, उस रास्ते से लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। मुख्तार अंसारी अपनी खुली जीप की बोनट पर बैठकर हथियार लहराता था। मुख्तार अंसारी अपनी मूंछ को ताव देता था। मुख्तार अंसारी जमीनों पर कब्जा करने से लेकर लोगों के अपहरण और हत्या तक के अपराध में शामिल था। मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में बंद, लेकिन उसके बाद भी जेल के भीतर उसे जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहा, मुख्तार अंसारी का साम्राज्य जेल के भीतर से ही चलता रहा।
मुख्तार अंसारी जेल में होते हुए भी 2 बार चुनाव लड़ता है और दोनों बार जीत हासिल कर लेता है। सन 2012 और 2017 का था। 2022 में अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारता है और उसके बाद उसको भी जीत हासिल होती है। लेकिन हेट स्पीच के मामले में मुख्तार का बड़ा बेटा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अब ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी की सरकार बनती है और मुख्यमंत्री होते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि मुख्तार अंसारी वही है जिसने बीजेपी के तमाम नेताओं पर हमले भी किए और उन्हें मौत के घाट भी उतारा। उनमें से एक नाम योगी आदित्यनाथ का भी है जिन पर हमला किया गया, लेकिन निशाना थोड़ा सा चूका और योगी आदित्यनाथ बच गए। और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद मुख्तार अंसारी जो पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था उसे उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाता है। मुख्तार अंसारी जिसके वीआईपी ट्रीटमेंट को खत्म किया जाता है और 2017 से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी की आर्थिक कमर को तोड़ने का सिलसिला जो अभी तक जारी। भले से ही उसके भाई अफजाल अंसारी का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया और उनका यह कहना है कि वो अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचकर यह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2019 में उन्होंने अपनी संपत्ति 14 करोड़ रुपए चुनावी हलफनामे में लिखी थी और इसी के साथ 2017 के चुनाव में मुख्तार अंसारी ने 22 करोड़ लिखी थी। स्थानीय राजनीति के करीबी लोगों का यह कहना है कि उनका जो उन्होंने हलफनामे में जमीन या अपनी संपत्ति लिखी है उससे कई गुना थी। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ केसी जैन जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आशु अब्बास हमारे साथ जुड़ गए, नेता है समाजवादी पार्टी के। और जीएस अवाना हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व आईपीएस है। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। आशु जी, मुख्तार अंसारी की मौत यानी कि उत्तर प्रदेश से एक और माफिया का खात्मा या उस माफिया युग का समाप्त हो जाना, और इसमें समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, शून्य हो गई है और शून्यकाल चल रहा है। आशु जी। मैं माननीय जी उच्च न्यायालय से मांग करता हूं, न्यायालय किस लिए होता है? अगर वो कसूरवार है, वो जो आप बता रहे हो वो है, तो उसका दंड देने का काम माननीय न्यायालय का होता है। तो अगर न्यायालय की तो बंद कर दीजिए, फिर खुद ही सजा दे दीजिए। सारे आपने दोष उन पर सिद्ध कर दिए। अभी तो कोर्ट में चल रहा है ना उनका मामला, और उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बयान दिया था, मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। हॉस्पिटल लेके गए, आईसीयू में एडमिट किया और तुरंत ही उन्हें रेफर कर दिया जेल के लिए। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये विनती करता हूं, इसकी निष्पक्ष जांच हो। और मैं किसी आपके हिसाब से मुख्तार अंसारी एक बहुत ही भला, बहुत ही शरीफ और नेक इंसान था। वहां के लोग भी तो बोल रहे हैं 5 बार विधायक वैसे ही बन जाएगा, कोई बदमाश होगा, गुंडा होगा। आपके कहने से सब चीज सिद्ध हो जाएंगी। मैं सवाल कर रहा हूं, मैं सिद्ध कहां कर रहा हूं? मैं तो सवाल कर रहा हूं। आप तो सिद्ध कराने पर मेरे साथ अड़ गए हैं। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं ये कि क्या आप ऐसा मानते हैं? मैंने तो सिद्ध अभी कुछ किया ही नहीं। तो आप थोड़ा गलत बता रहे हो ना, गलत करके पेश कर रहे हो। सारी बुराइयां पेश करो, कोई अच्छाई भी तो दिखाओ, उनकी अच्छाई भी तो बता दो। अच्छा, आप बता दीजिए अच्छाइयां। वहां के लोगों की शादी करा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उन्हें अपना बहुत अच्छा मानते हैं, जब भी तो विधायक बने वो ऐसे ही बन जाएंगे, बदमाश बन जाएंगे। और जो जमीन पर कब्जे किए, जिन लोगों पर हमले हुए, जिन लोगों की हत्या की गई, वो कहां के लोग थे? तो वो फिर कोर्ट है कुछ नहीं, हमारे यहाँ न्यायालय है नहीं है, उसकी सजा न्यायालय देगा अगर कोई गलत कर रहा है। न्यायालय में तो चल ही रहे थे केस अभी तक। मैं केस पर कहां गया अभी? मैंने तो सिर्फ आपसे एक सवाल किया, आप न्यायालय को बीच में ले आए, आपने कहा न्यायालय हटा दीजिए, आप फैसला सुना दीजिए। मैंने तो सवाल किया था आप इतना चिढ़ क्यों गए? आशु जी, आप इतना चिढ़ क्यों गए इस बात से? मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया, आप अपना पक्ष रखिए, अपनी बात रखिए। मैंने सवाल किया आपसे, मैंने अपनी बात रख दी ना। हम तो न्यायालय से मांग कर रहे हैं इसकी सीबीआई जांच हो
और जो भी गलत है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। क्या आपने कभी इस बात की भी मांग उठाई थी कि जिन जिन की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर था तो उनकी भी जांच हो? जो कोर्ट का आदेश होगा, माननीय न्यायालय का होगा, हम उसके पक्ष में हैं, हम उसका नहीं, मैं जैसे करते हैं, आपने हम आज किसी मांग की, को परवाह नहीं जैसे करते। नहीं आशु जी, जैसे आप आज मांग कर रहे हैं, क्या आपने कभी सत्ता में रहते हुए या सत्ता से बाहर होने के बाद कभी यह मांग की थी कि इन मामलों में मुख्तार अंसारी का नाम आया है, इनकी भी जांच होनी चाहिए, हम उन पीड़ितों के साथ खड़े हैं? क्या कभी ऐसा किया आपने? जो भी गलत है उनका जो है ना, उनका सीधा इलाज हो रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय का भी तो कुछ नहीं आशु जी, देखिए आदेश है, सवाल नहीं, वो भी घुमा, कुछ करेंगे। मैं भी तो न्यायालय से ही बात कर रहा हूं ना। आप न्यायालय को तब भी तो ये बात बोल सकते थे ना कि ये पीड़ित है, इनके परिवार के लोगों की हत्या हुई है, मुख्तार अंसारी का नाम है, भैया सीबीआई जांच कराओ, न्यायिक जांच कराओ, तो वही सुप्रीम तो कोर्ट या हाई जांच कोर्ट के लिए जज तो के कहा, साथ मैं एक क्या आयोग करूं? गठन करो और जांच कराओ। आपने तब तो कभी मांग नहीं की। देखो, देश कानून से चलेगा। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूं, बाबा के देश कानून संविधान से चलेगा। आपने तब उस कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? कानून का सहारा लेते हैं हम हर वक्त, कब लिया? अच्छा, आप बता दीजिए कि आपकी पार्टी के नेता ने कब इस बात की मांग उठाई थी कि मुख्तार अंसारी पर जितने केस लगे उनकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए? आप एक बयान बता दीजिए मुझे बस। कहीं कोई सुरक्षित है, जेल में सुरक्षित है कोई? अरे महाराज, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दीजिए ना, फिर सुरक्षा वाले पर भी आ जाऊंगा मैं। आप ही वो कर रहे हो ना आशु जी। नहीं, पहले मुझे जवाब दीजिए ना आप। जैसे आज आपके सुप्रीमो ने एक एक्स पर पोस्ट लिखा, क्या तब कभी ऐसा कोई पोस्ट या कोई बयान, चलिए मान लीजिए कि उस समय पर एक्स नहीं होगा, तो क्या उस समय पर कोई बयान ऐसा मीडिया में दिया? मेरी जानकारी में नहीं है, आप तो उसी पार्टी के नेता हैं, आपको ज्यादा पता होगा, तो आप बता दीजिए कि हाँ तब दिया था, ऐसा कहा था, कुछ तो बताइए ना मुझे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, और वो किसी गलत आदमी का समर्थन नहीं करते। वो खुद कहते हैं गलत आदमी का तो हो ही रहा है इलाज, उससे हमें क्या मतलब पड़ा। लेकिन अच्छा, तो मतलब मुख्तार अंसारी बहुत भला और नेक इंसान रहा, इसीलिए उसके समर्थन में है? हाँ, समर्थन में हम। हाँ, मैं भी तो ये पूछ रहा हूँ ना, नेक और भला इंसान था, इसीलिए आप समर्थन में हैं? उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया है, जहर दिया गया है। अरे महाराज, उस पर मैं जवाब अभी सवाल करूंगा, लेकिन पहले ये बताइए ना कि मुख्तार अंसारी आपके लिए बहुत ही नेक, बहुत ही भला, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति था, इसलिए आप उसके समर्थन में हैं, हाँ या ना? जो उनके यहाँ के लोग हैं, जो मीडिया दिखा रहे हैं। अरे लोग छोड़िए ना महाराज, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लोगों से जब बात करनी होगी मैं कर लूंगा। मीडिया वहां के लोगों से भी बात करने गई तो वहां के लोगों ने यह कहा कि तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर कैसे करें, रहने दीजिए, क्या बोलना उन पर। अभी मैंने बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, किसी की शादी करा रहे, किसी की मदद कर रहे, वो चीज तो आप नहीं दिखा रहे। उनके जो परिवार के, अरे मैं आप ही से तो पूछ रहा हूँ ना महाराज, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। परिवार के हैं, राष्ट्रपति हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हो, लगाते रहो। मैंने आपसे ये पूछा, सिर्फ इतना सा जवाब आपसे पूछा कि मुख्तार अंसारी आपके हिसाब से बहुत भला, बहुत नेक, बहुत सामाजिक व्यक्ति था, इसलिए आप उसके समर्थन में, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, बात खत्म हो जाएगी अभी। समर्थन में। ठीक है, ओके, थैंक यू। केसी जैन साहब, मुख्तार अंसारी बहुत ही भला, बहुत ही नेक और बहुत ही ईमानदार और सामाजिक व्यक्ति था, फिर क्यों पीछे पड़े थे आप उसके, या अभी भी उसके परिवार के पीछे? लगातार संपत्तियों पर उसके बुलडोजर चला, 60 से ज्यादा आपने केस करा दिए उसके ऊपर, और अब स्लो पॉइजन वाला मामला भी कि जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। देखिए राणा जी, पहली बात तो यह है कि न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए और इस घटना के पूरी न्यायिक जांच हुई। दूसरी बात ये कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जेल नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब से जेल में है बिल्कुल मुख्तार अंसारी। तीसरी बात ये कि जो मामले इनके ऊपर दर्ज थे 60 से अधिक, उनमें से ज्यादातर मामले भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार आने से पहले वो सारे मामले दर्ज थे। चौथी बात ये कि इनको 2 बार न्यायालय ने 2 मामलों में उम्र कैद की सजा दे रखी, ये बाहर आने वाले अब नहीं थे। तो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही सारी की सारी कार्रवाई हो रही थी। उसी के अंतर्गत जो ये पंजाब की जेल में एक मामले में अपने आप को छुपा करके वहां बैठे हुए थे, उनको यहाँ प्रत्यर्पण के द्वारा यहाँ पे लाया गया उत्तर प्रदेश में, और सारी कार्रवाइयां चली।
और प्रदेश सरकार भी ये चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इनके मामलों का निस्तारण हो और तमाम सारे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार पर सुनवाई के लिए जल्दी जल्दी लगाए गए और उनमें से 2 मामलों में इनको उम्र कैद की सजा हुई। अभी भी कई सारे मामले लंबित थे, 20 से अधिक मामले, जिनमें भी इनमें हो सकता है किसी में फांसी भी होती, किसी में उम्र कैद भी होती, कुछ भी हो सकता था। और देखिए इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के 10 मामले चल रहे थे, साथ ही साथ हत्या, लूट, अपहरण और साथ ही साथ जमीन कब्जाने के बहुत सारे मामले जो थे, यानी जो 60 मामले थे, बहुत संगीन मामले थे। छोटे मोटे आदमी के अंदर ये हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी कि कोई मुख्तार के खिलाफ कोई एप्लीकेशन भी थाने में दे दे। ये तो वो मामले थे जिनमें हत्या, लूट, डकैती, अपहरण इस तरीके के मामले थे जो बहुत बड़े लोगों से इन्होंने टक्कर ली, बहुत बड़े लोगों की जिसमें हत्या की, जिसमें से 2 पुलिस वालों की भी हत्या का मामला इनके ऊपर चल रहा था जी। तो देखिए बात ये नहीं है कि क्या मामले थे, क्या मामले चल रहे थे। आज जो समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा सब कुछ होना चाहिए था, देखिए न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही सब कुछ चल रहा था जी। इनकी तबीयत काफी पहले से खराब थी। ठीक है। और जो डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी है, डॉक्टरों को यह कहना है कि इतनी तबीयत खराब थी, उसके बाद में भी रोजा से थे और ऐसी स्थिति में इनको इस तरीके का हार्ट अटैक पड़ा और इनका इंतकाल हो। ठीक है, उसके बाद में भी अगर इनको कोई शक है तो उसकी जांच होगी आगे। बिल्कुल जैन साहब लौटूंगा मैं। अवाना जी, मुख्तार अंसारी को लेकर जितनी भी चीजें सामने आई या फिर जितने केस उनके ऊपर थे, और तमाम बार तो ऐसा भी देखा गया जो सुनने में आया उनके किस्सों में कि जब वो जिस जेल में होते थे तो उस जेल में जल्दी से कोई जेल का चार्ज भी नहीं लेता था कोई जेलर के तौर पर। तो इतना भला आदमी वो जेल के भीतर बंद, और फिर भी लोग उससे डरते थे, क्यों? अवाना जी देखिए, तो स्पष्ट रूप से है, जब ये मुख्तार वहां पे था रोपड़ जेल में, और इसके मैक्सिमम जो मुकदमे थे, जो सीरियस मुकदमे थे, वो उत्तर प्रदेश में थे, और वहां पे सभी सुख सुविधाएं इनको वहां पे थी। परिवार के लोग भी जेल के पास ही मकान किराए पे लेके रह रहे थे और आराम से सब कुछ चल रहा था। और जब उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की तरफ वहां से लेके आने की बात कही कि सारे मुकदमे यहाँ पे है, कोई छोटा मोटा मुकदमा वहां पे है पंजाब में, उसको लेके वहां रह रहा है, तो आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को भारत के सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा उसको उत्तर प्रदेश में लाने के लिए जी। तो ये दर्शाता है कि कितना प्रभाव रहा होगा। बिल्कुल। 8 मुकदमों में सजा हुई, 2 में आजीवन कारावास हुआ, और अभी बाकी मुकदमे चल रहे थे जी। एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं कि एक नंद किशोर जी रूंगटा की हत्या हुई थी जी, और उससे पैसे भी लिए थे। उस केस में इनको बरी किया गया, परंतु जो गवाह थे इस रूंगटा हत्याकांड के, उनको डराने धमकाने में सजा हुई जी। उस केस में तो सजा हुई कि गवाहों को डराया धमकाया गया रूंगटा केस में, और रूंगटा केस जो खुद था उसमें बरी हुए जी। और ये सब चलता रहा, किसी गवाह की हिम्मत नहीं थी कि इनके खिलाफ कोर्ट में आके और गवाही दे जी। और जो वर्तमान व्यवस्था है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, अब तो ये बदलने जा रहा है, उसमें प्राइमरी जो एविडेंस होता है वो वर्बल एविडेंस होता है जी। अब इनकी जो शक कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की गाइडलाइंस के तहत अब सब कार्रवाई की जा रही है। उसके तहत जुडिशियल इंक्वायरी भी होगी, उसके ऑर्डर हो गए हैं जी। जो बोर्ड होता है मेडिकल बोर्ड, उसमें 5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया है जी। और सारा वीडियोग्राफ हुआ है जी। तो वो सारी कार्रवाई की जाएगी।
और एक मैं आपको बात बताऊं, जो जहर की बात बार बार कही जा रही है, जी तो उसके बारे में एक बात मैं स्पष्ट करूं हम्म कि पोस्टमार्टम में जहर नहीं आता है। जी पोस्टमार्टम में और दूसरी चीजें आती हैं। पोस्टमार्टम में जहर के लिए क्या किया जाता है कि उसकी विसरा जो है उसको प्रिजर्व किया जाता है। जी और जो विसरा होती है वो जो हमारे शरीर के वाइटल पार्ट्स हैं, हम्म जैसे लंग्स हैं, हम्म किडनी है, लिवर है, उनके छोटे छोटे टुकड़े लेके हम्म और वो एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं जी और उनको फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा जाता है। हम्म तो फॉरेंसिक लेबोरेटरी ये जांच करती है कि उसमें जहर था या नहीं, हम्म और इसकी रिपोर्ट बाद में आएगी। अभी तो ये भेजेंगे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जी और उसमें समय लगेगा, और उसके बाद ही पोस्टमार्टम की कंप्लीट रिपोर्ट आती है। जी बिल्कुल। तो आशु जी, उस बात का भी पता चल जाएगा हाँ जो कि जहर है नहीं है, ये सारी बात है। और मेरे हिसाब से जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो भी गाइडलाइंस है उनको पूरा अभी तक फॉलो किया जा रहा है। इसमें किसी को कोई संदेह होना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। आशु जी, मुख्तार अंसारी को सजा कब हुई, जेल कब गए? तारन सारी सजा कब हुई, जेल कब गए हैं? मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं, आप पहले मेरे उसके लिए सवाल का कोर्ट जवाब है दीजिए ना। कोर्ट है ना उसके लिए सजा अरे के लिए। महाराज, अगर मैं वही उन्होंने तो कह कोई रहा भी हूं ना, मैं गलत करा, पूछना चाह रहा हूं आपसे। मुझे क्या पता कब गए। 2005। हाँ तो कोर्ट है, माननीय न्यायालय है ना। मैं भी तो काम अच्छा, करेगा। चलिए मैं अब आप ही की कोई बात भी पर आ होगा तो जाता हूं। आशु जी, उसका मैं आप ही इलाज की कोर्ट बात पर आ करेगा रहा हूं। ना। कोर्ट किस लिए होता है? आशु जी, आप ही की बात पर आ रहा सुनिए, मेरी बात हूं। सुनो। आशु जी, आप ही की कोई बात भी पर आ रहा हूं मैं। उन्हें फांसी लगे, सुनो, आजीवन कारावास हो, जो गलत है मैं उसका पक्ष नहीं रख रहा हूँ। मैं उन्होंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो आई थी, वो जेल में थे, उसके बाद उन्होंने बोला मुझे स्लो पोजीशन दिया गया है तो इससे डेथ हुई है। मैं हम सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं कि डेथ किस तरीके से हुई है, और हम कुछ नहीं कर रहे ना। मैं भी तो हमारा आशु कोई जी वही कह रहा हूं ना। गलत अभी बात जब मैंने आपसे सवाल किया तो आपने कहा हाँ कि वो अच्छे हैं और वहां की जनता उनका समर्थन कर रही है, बहुत बढ़िया तो आदमी वहां थे। के जो लोग आपने हैं, कहा कि वो लोगों की शादियां करवा रहे थे। तो वो लोगों अगर की अगर कोई वो कह रही अगर है, वो वहां का सही थे, एग्जाम्पल देख अगर लो, वो अच्छे राष्ट्रपति थे, है, उनके परिवार ऊपर में कोई से। मामला नहीं था, उनके ऊपर सारे झूठे मामले थे, तो फिर 2005 में उन्हें जेल क्यों हुई? राणा जी, तो सारी चीजें तो आप ही बता रहे हो, ये भी तो बता दो। उनके परिवार में राष्ट्रपति भी थे, उनके जो कोई बड़े वो लंदन में भी पढ़े हैं, और उसके बाद वहां के लोग उन्हें बहुत अच्छा भी मानते हैं। उनकी मदद करी इन्होंने। 5 बार विधायक ऐसी बन जाएंगे क्या? अरे महाराज, मैं भी इसमें तो भी वही तो पूछ गौर रहा हूं ना। बताती है राणा अगर जी। 5 बार विधायक बनने के तमाम कारण होते हैं राजनीति में, आप मुझसे बेहतर समझते होंगे इस बात को। जबरदस्ती बन जाएगा विधायक कोई? मैं भी तो वही कह रहा हूं ना आपसे। तो जबरदस्ती तो कोर्ट ने भी जेल में नहीं डाला होगा ना मुख्तार अंसारी को। तो राणा जी, जबरदस्ती कोई नहीं बनता, जबरदस्ती कोई वोट नहीं देता, सब खुला हुआ अरे धर्मनिरपेक्ष तो है। महाराज, मेरी बात का जवाब दीजिए ना। अगर इतने ही भले हैं, इतने अच्छे हैं, जनता का समर्थन है, सब प्यार करते हैं, तो जेल क्यों हुई? और वो भी तब जब आपकी भी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में। 80-90% लोग निर्दोष हैं जेलों के अंदर। 80-90% सारे आपकी सरकार होते हुए भी, तब तो आपकी सरकार थी। सरकार कोई गलत आदमी का पक्ष नहीं रखती है हमारी। और तो अभी तो आपने बोला कि 90% गलत तरीके से जेल में है। देश संविधान से चलाओगे? तो आप कहां कह रहे हैं? आप तो इसका मतलब संविधान बचा ही नहीं था देश में। अगर 90% गलत तरीके से जेल में है तो फिर संविधान कहां बचा? आप ही ने अभी कही ना ये बात। देश संविधान के हिसाब से चलेगा। अरे महाराज, मैं भी तो वही पूछ रहा हूं। आप एक ही बात को रट लेते हैं। संविधान, लोकतंत्र जैसे भारी भारी शब्द बोलने से काम थोड़ी चल जाएगा आशु जी। तो राणा जी, आपके और मेरे कहने से थोड़ी ना होगा। देश तो कानून। अरे महाराज, मैं सवाल कर रहा हूं, मैं कहने को कहां कह रहा हूं कुछ। अवाना जी, मैं लास्ट कमेंट आपसे ले रहा हूं। उनका कहना है कि 90% से ज्यादा लोग निर्दोष हैं जो जेल में पड़े हैं। एक बात हमारी भी आ जाए। ये बड़ी अजीब बात है। अगर आप देखें, अभी जो बात कही जा रही है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए जी। तो सबसे पहले इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्कीम है उसको समझना चाहिए। यहाँ पे जो है कोर्ट की इंक्वायरी हो रही है जी इस केस में, जो जी एनएचआरसी की गाइडलाइंस है। जी। सीबीआई का कहां से आ गई?
एनएचआरसी जो कोर्ट से ऊपर सीबीआई थोड़ी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि कोर्ट ही न्याय दिलाएगा और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो जेल में है वो 90% निर्दोष लोग हैं। तो अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये कोर्ट की मानते हैं बात या नहीं मानते हैं, संविधान को मानते हैं नहीं मानते हैं। हाँ 30 सेकंड केसी जी आपके पास 30 सेकंड, कम ही समय है मेरे पास। जी आशु भाई एक बात बार बार कह रहे हैं कि वो गरीबों का मसीहा था, गरीबों के लिए काम करता था, शादी कराता था। देखिए रावण जो है वो शिव भक्त था, ब्राह्मण था, शिव भक्त था, राक्षस वंशी था, राक्षस नहीं था। लेकिन उसने जीवन में एक पाप किया, सीता जी का अपहरण करके। आज तक रावण को फूंका जाता है। आप 100 शादियां कराइए, लेकिन अगर एक की हत्या कर दे, एक की बलात्कार कर दे, तो वो 100 शादियां उस गुनाह को माफ नहीं कर सकती है। बिल्कुल। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से लगातार उसके समर्थकों का यह कहना है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, उसकी जांच होनी चाहिए। सरकार इस जांच के लिए आदेश भी दे चुकी है और साथ ही उत्तर प्रदेश लगातार माफिया विहीन हो रहा है या कहें कि माफियाओं से मुक्त होता चला जा रहा है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।